नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और मैं हूं आपके साथ सिरांधा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निर्भया के गुनहगार पवन कुमार की, जिसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज किया। सुबह 6 बजे फांसी का वक्त तय है। अब पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है। इस मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। हालांकि निर्भया की मां का दावा है कि कल ही दोषियों को फांसी होगी। बिल्कुल, तो अब इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि 7 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि 2012 में बहुत ही नृशंस तरीके से निर्भया के साथ बलात्कार किया गया था, फिर उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी और कल सुबह 6 बजे उम्मीद जताई जा रही है कि इन सभी दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। राष्ट्रपति को हालांकि दया याचिका जरूर भेजी है पवन ने, लेकिन उसमें थोड़ी देर पर उस मामले पर सुनवाई होने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह 6 बजे से पहले इन लोगों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। सिरांधा, लंबा इंतजार रहा निर्भया की मां का। लगातार वो कानूनी लड़ाई लड़ती रही, हर बार उम्मीद वो हारती रही, लेकिन फिर से एक बार उन्होंने अपने स्ट्रगल की शुरुआत की और अब ऐसा लग रहा है कि कल शायद 6 बजे जब गुनहगारों को फांसी की सजा होगी, उसके बाद शायद उनके चेहरे पर एक संतोष जरूर होगा। बिल्कुल, उनकी बेटी हालांकि वापस तो नहीं लौट सकती है, लेकिन संतोष जरूर होगा। सुकन्या, जिसका डालना था उसको नहीं डाले। इन्होंने पूरा समय खराब किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, सिस्टम को गुमराह किया है और आज इनकी अपील खारिज हो गई है और कल उनको फांसी। वकालतनामा भी नहीं जमा किया था उन्होंने। हाँ, सबसे अहम बात, जो कानून का रखवाला है वही अनलीगल काम कर रहे हैं, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं कि मैं वकील हूँ पवन का, और वकालतनामा इन्होंने साइन नहीं किया, वकालतनामा कोर्ट में जमा नहीं किया, तो कहीं न कहीं ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, सिस्टम को ही गुमराह किया। आज इनकी अपील खारिज हो गई है। कल मुझे हमारा जुडिशियल सिस्टम को समझना पड़ेगा कि जो भी कन्विक्टेड डेथ रोकर हैं, जिनको फांसी दी जानी है, उनको इतना लिबरल तरीके से सुना कि जो क्यूरेटिव पिटीशन इनकी मेंटेनेबल भी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसको भी सुना। इनका 2.5 साल बाद जो रिव्यू पिटीशन का टाइम 30 डेज होता है फाइल करने का, लेकिन अक्षय कुमार जो है वो करीब 2.5 साल बाद रिव्यू लेकर के जाता है। ओपन कोर्ट में जज उसको भी सुनते हैं, तो इन लोगों को सफिशिएंट टाइम दिया गया। बिल्कुल, तो निर्भया के दोषियों को सुबह 6 बजे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सिरांधा, हम देखें तो फांसी को लेकर कई ऐसी जानकारियां हैं जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारियां हम साझा करते हैं। और अगर उन जानकारियों की हम बात करें तो आजाद भारत के बाद, जी हाँ, जब से भारत आजाद हुआ तब से 57 लोगों को फांसी की सजा हुई है, फांसी दी गई है। ब्लैक वारंट से शुरू होती है फांसी की प्रक्रिया। तो ग्राफिक्स देखिए, कोर्ट से जेल प्रशासन को मिलता है ब्लैक वारंट। बिल्कुल, तो ये फांसी कैसे दी जाती है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। फांसी की जगह, तारीख और समय दरअसल ब्लैक वारंट पर लिखा होता है। खास किस्त की रस्सी से बना होता है ये फांसी का फंदा और इसी से फांसी दी जाती है। और ये रस्सी जो होती है, बिहार के बक्सर जेल में फंदे की रस्सी बनाई जाती है। फांसी की सजा देने से पहले फांसी का ट्रायल भी होता है। फांसी का ट्रायल किस तरीके से होता है वो बताते हैं। जेल के डेथ सेल में दोषियों को फांसी दी जाती है, उसके पहले ट्रायल होता है और डेथ सेल में कैदी बिना नाड़े का पैजामा पहनता है। फांसी देने के दौरान फांसी के दिन कैदी को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है उस दिन की। सुकन्या, नहाने और नए कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं दरअसल फांसी देने के दरमियान किस तरह के नियम कायदे अपनाए जाते हैं। फांसी की सुबह कैदी को सिर्फ चाय के लिए पूछा जाता है। कैदी की सुरक्षा में आसपास कुल 12 गार्ड होते हैं और इसके साथ ही फांसी से पहले कैदी का चेहरा ढका होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से फांसी दी जाती है। 10 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल वहां पर मौजूद रहते हैं। फांसी की प्रक्रिया के दौरान जेल स्टाफ आपस में बात तक नहीं करते हैं। फांसी से पहले जल्लाद कैदी का हाथ पैर बांधता है। और ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, ये जो सारी प्रक्रिया है निर्भया के दोषियों को भी फॉलो करना होगा, उसके बाद उनको फांसी दी जाएगी। तो फांसी से पहले तय समय पर जेलर रुमाल नीचे गिराता है।
तो ये कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। सबके जहन में सवाल होता है कि आखिर कल क्या कुछ प्रोसीजर होगा, क्या कुछ प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाएगा फांसी देते वक्त। सुकन्या, जहां दिल्ली की निर्भया के लिए अच्छी खबर आई है, वहीं रांची की निर्भया के लिए भी रांची हाईकोर्ट से बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, हम आपको बता दें कि 11 दोषी जो रांची की लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के रेप के दोषी थे, इनके लिए सजा का ऐलान कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 11 दोषियों को सजा सुनाई गई है। रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले में 26 फरवरी को 11 आरोपियों को दोषी पाया था और आज सभी को सजा सुना दी गई। आपको बता दें कि 26 नवंबर को कांके के संग्रामपुर में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप किया गया था, जिसमें 12 आरोपी बनाए गए थे। ट्रायल के दौरान एक आरोपी नाबालिग पाया गया, जिसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा। वहीं 11 अभियुक्तों को इस मामले में दोषी मानते हुए आज सजा सुनाई गई। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई है दिल्ली के निर्भया के लिए, वहीं रांची की निर्भया के लिए भी कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट से दरअसल अच्छी खबर सामने आई है। चलिए सिरांदा, दर्शकों को सीधा लेकर चलते हैं रांची, जहां से हमारी संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, एक और तो हम इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली के निर्भया की दोषियों को कल फांसी की सजा होगी, लेकिन इन सब के बीच रांची की जो निर्भया है उनके लिए भी अच्छी खबर है, उनके दोषियों को भी उम्र कैद की सजा हुई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए प्रेरणा। जी, सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही हमारे साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो नहीं है केस के, लेकिन बार काउंसिल के सदस्य जो इस पूरे केस को देख रहे थे, भीतर कोर्ट में भी थे, इनसे जानेंगे पूरी डिटेल की क्या सजा सुनाई गई है और क्या क्या चीजें निकल कर आई सामने। आज सजा के बिंदु पर जो हमारे रांची में लॉ की स्टूडेंट के साथ में जो सामूहिक बलात्कार का दुष्कर्म किया गया था, उस पे आज सजा की बिंदु पे सुनवाई हुई न्यायायुक्त महोदय के कोर्ट में। न्यायायुक्त महोदय ने इस पे पूरी विस्तार से प्रोसिक्यूशन की भी बात सुनी, बचाव पक्ष की भी बात सुनी। बचाव पक्ष के तरफ से 3 अधिवक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। उसके बाद प्रोसिक्यूशन के तरफ से खुद पीपी ने इनकी अपनी बातें रखी और एक इन्फॉर्मेंट के तरफ से अधिवक्ता ने भी उनकी तरफ से बात रखी। सभी बातों को सुनने के उपरांत न्यायायुक्त महोदय ने सबकी बातों को ठीक से सुना और जैसी उम्मीद थी कि इस मुकदमे में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था उसको न्याय मिलेगा, तो आज वास्तव में लगा कि न्याय जो विक्टिम है उसको मिला और जो एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं, उसको सजा मिलने का काम किया गया है। सभी के सुनने के उपरांत में जो ये मुकदमा दर्ज किया गया था वो 366 का दर्ज किया गया था, जिसमें किडनैप करके बच्ची को किनारे ले जाकर सामूहिक बलात्कार करने का जो 376D लगा था वो लगा था। उसके साथ बच्ची के साथ मारपीट करने का और बच्ची के साथ जो एक और साथी थे उसको भी मारपीट करने का जो दफा लगाया था 323, वो भी आज सुनवाई के क्रम में उसकी भी विस्तार से जांच हुई और उस पर भी सुनवाई हुई। 379 जो कि बच्ची का मोबाइल छीन लेने का काम किया गया था, उसको ले लेने का काम किया गया था, उस पर 379 का भी अभी चर्चा की गई। और सबसे बड़ी बात कि जो मोबाइल छीना गया था और जब अभियुक्तों को पकड़ा गया तो उन्हीं अभियुक्तों के पास से वो मोबाइल रिकवरी भी हुआ था, जिसका कि 411 दफा जो लगा था उस पर भी आज सुनवाई हुई। और एक दफा जो 341 और 342 किसी को रिस्ट्रेंट करना जबरदस्ती अपने पास में, उसकी भी आज सुनवाई हुई। सभी की सुनवाई होने के उपरांत ये पूछिए जरा वकील साहब से कि अब जो ये दोषी हैं इनके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? अपराध अगर कोई करता है तो वो बचेगा नहीं। मैं पुलिस का भी अभी जब ये दोषी जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, ऐसे में आप देख रहे हैं निर्भया केस में देख रहे हैं बार बार याचिका दायर की जा रही है, कभी दया याचिका, तो अभी जो ये 11 दोषियों के खिलाफ जो सजा मुकर्रर की गई है जज की तरफ से, अब क्या ऑप्शंस हैं दोषियों के पास? मैं पहले तो मैं ये आपको बतला दूं कि जो मैक्सिमम सजा है इसमें 376D में वो ये कोर्ट ने देने का काम किया है सभी 11 अभियुक्तों को। उन लोगों ने लाइफ टू डेथ, माने जो वो कस्टडी में तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है, उनकी सांसें नहीं रुक जाती है, तब तक उनको कस्टडी में रहने का काम किया जाएगा। और 50-50 हजार रुपया हर अभियुक्त को
जमा करने को कहा गया है, जो कि विक्टिम को मिलेगा। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनको 1 साल अधिक और सजा का देने का प्रावधान दिया गया है। बाकी जो और दफा जो हमने आपको बतलाया उसमें जो मैक्सिमम सजा है वो देने का काम किया गया है, जो साथ साथ चलेगा। अब अभियुक्तों के पास में अच्छी ऐसा खबर है, कि जब ये बड़ी खबर न्यायालय है, में सजा और इसमें सबसे राहत की बात, बड़ी बात ये रही कि इस पूरे फैसले में वक्त काफी कम लगा और उसके बाद ये फैसला आया जो पीड़िता के हक में भी है। चलिए बढ़ते आगे, बात अब करते हैं दिल्ली हिंसा की। जी हां, दिल्ली हिंसा की हम बात कर रहे हैं, जहां दिल्ली हिंसा के विरोध में विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया, प्रदर्शन की, नारेबाजी की। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो है प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। दिल्ली में जो कुछ हो उसके ऊपर चर्चा हो जाए। दूसरी बात मांग ये भी है कि हमें किसी न किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये दिल्ली तो केंद्र सरकार के नीचे आती है, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ दूसरे ऐसे जो हिंसा के ऐसे इंसिडेंट्स, दुर्घटना हुए हैं, सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार से पूछिए, उनकी जिम्मेदारी है। अब तो किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री का। इसलिए हम चाहते हैं कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दे दें, और अंत में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके जवाब दे दें कि क्या हो रहा है। तो संसद के परिसर में आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने हमला बोला है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिन लोगों ने, जिस कांग्रेस पार्टी और उन विपक्षी लोगों ने जिस प्रकार से सीएए के खिलाफ पूरे देश में झूठी प्रचार किया, अफवाहें फैलाई, एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम किया। आज वो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। हिंसा फैली है तो ऐसे लोगों के कारण हिंसा फैली है, और हिंसा में जो लोग हैं वो उनके लोग हैं। ऐसे तमाम लोगों को जो हिंसक वातावरण पैदा करने का काम किया है दिल्ली में या अन्य जगहों पर, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसे लोगों पर हमारी सरकार पूरी तरह से कठोर कार्रवाई। तो बयानबाजी का दौर चल रहा है, जहां एनडीए अपने आप को पाक साफ बता रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों का ये कहना है कि इसके लिए गृह मंत्री दोषी हैं, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा, बने रहिए, जल्द लौटेंगे क्योंकि खबरें अभी और भी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है, और जारी करते ही ये साफ हो गया है कि अगर हम झारखंड की बात करें तो यहां की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। श्वेत पत्र जारी करके ये मैसेज दिया गया है। बता दें कि श्वेत पत्र में झारखंड में विकास दर में कमी का जिक्र है। साथ ही झारखंड सरकार ने ये श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र में राज्य की खराब वित्तीय स्थिति का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, तो झारखंड सरकार ने आखिरकार श्वेत पत्र जारी कर दिया है, और इसमें कहा गया है कि झारखंड की वित्तीय स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। भुवन, जिसकी चर्चा बार बार की जा रही थी, जिक्र बार बार किया जा रहा था कि श्वेत पत्र लाया जाएगा, आखिरकार श्वेत पत्र ले आया गया है और इसमें जिक्र किया गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और विकास दर भी राज्य का सही नहीं है। देखिए, ये लगातार बातें आ रही थी, और जब से हेमंत सरकार राज्य में गठित हुई है तो उसके बाद से जो वित्तीय स्थिति है उस पर लगातार ये सामने आ रही थी कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही खराब है, और सरकार ने पिछले दिनों ये घोषणा भी किया था कि श्वेत पत्र लाएंगे। अब कल आम बजट है और राज्य सरकार के द्वारा बजट की तैयारी भी की गई है, जो बजट पेश होगा इससे ठीक एक दिन पहले, यानी कि अभी सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ये श्वेत पत्र जारी किया है। हम सीधे आपको दिखाना चाहेंगे, ये श्वेत पत्र की कॉपी भी हमारे साथ में है, और इस श्वेत पत्र के जरिए सरकार ने राज्य में जो वित्तीय स्थिति है उसकी पूरी आकलन की है, और इस के माध्यम से जनता को मैसेज देने की कोशिश किया है कि राज्य की माली स्थिति है, वित्तीय जो स्थिति है वो बेहद ही खराब है। पिछले 5 वर्षों के कामकाज के बारे में पूरी इसमें जिक्र की गई है। आप यदि इसमें देखेंगे कि पूरी रिपोर्ट जो ये तैयार की गई है उसमें हर वित्तीय वर्ष का आकलन किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि किन मदों में किस तरह से राजस्व की उगाही हुई, और उसका जो आमदनी के साथ साथ जो व्यय जो है यानी कि एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से हुआ।
तो आप देखेंगे कि विकास दर की बातें इसमें की गई है। जो 2013-14 में जो थे वो 2018-19 और 2019-20 का जो आकलन जो किया गया है बिल्कुल वो बेहद निश्चित ही रूप से खराब है। भुवन, अब देखने वाली बात यही होगी कि श्वेत पत्र लाने के बाद अब सदन का माहौल किस तरीके का होता है। और अब चलिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने, नेता और अभिनेता अनुपम खेर ने ये वीडियो बनाया है जिसमें गंजेपन को लेकर उन्होंने एक गाना गाया है। सुनिए आप भी। मैं ना आपको गंजों का फेवरेट गाना सुनाता हूँ। है मेरे बिछड़े बालों फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूँ मैं भी अब गंजों में हूँ, सिर हुआ वीरान। पास्ट को याद करके बोलता है, आंखों और माथे पे कैसे झट से गिर जाते थे तुम, जब बिखरते थे अदाएं कितनी बिखराते थे तुम, सूना ये सर कर गए तुम तो कब के झड़ गए, रह गए दो कान। तो अनुपम खेर का गाना आपने सुना। बता दें कि लगातार राइट विंग के समर्थन में ये ट्वीट करते रहते थे, जिसको कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ लोग नापसंद करते थे। लेकिन इस वीडियो को देखकर हंसी तो सभी को आएगी, हंसी भी आएगी और जिनके सिर पे बाल कम हैं वो अच्छा महसूस भी करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।